पेडागोजी स्पेशल में अभी भी एडमिशन्स आपके ओपन हैं, आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज आर नोन टू ब्रेक इंटेलिजेंस डाउन इनटू वेरियस बेसिक स्किल्स दैट पीपल एम्प्लॉय टू टेक इन इंफॉर्मेशन प्रोसेस and then use it to reason and solve problems. Who is best known for propounding such theory? थोड़ा सा घुमा करके इन्होंने पूछ दिया क्वेश्चन। जनरली नहीं पूछा जाता है, अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो इंटेलिजेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है और मल्टीपल इंटेलिजेंस या मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस आपको लिखा हुआ वहां दिखता है। लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, प्रभु पेट पे बाण मारिए, मुश्किल क्वेश्चन बनाइए, तब जाकर के ये थोड़े से दुखी होंगे। देखिएगा, हालांकि ये थियरी हम करते हैं, अगर आप YouTube पे देखेंगे तो मैंने स्टर्नबर्ग की थियरी है ये, इसमें गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग सभी, है ना, सभी जो हैं इसमें गलत जवाब दे रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। बी ऑप्शन कह रहे हैं जीन पियाजे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कभी पढ़ी है क्या जीन पियाजे ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, इंटेलिजेंस की थियरी पढ़ी है आपने जीन पियाजे की? नहीं पढ़ी। ठीक, तो अगर हम देखें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरीज, यानी कुछ थियरीज ऐसी हैं जो इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की तरह देखती हैं, are known to break intelligence down into various basic skills that employ to take in information, process it and then use it to reason and solve problems। यानी जो सूचना प्रसंस्करण के सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कुछ बुनियादी कौशलों का प्रयोग करते हैं। ये आपके सीटेट का ही अनुवाद है, इतना सुंदर खुफिया जानकारी लिख दिया इन्होंने, सूचना प्रोसेसिंग को जो भी आपका प्रसंस्करण होता है उसको। तो ये जो बात कही है ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कही है, या उन्होंने कही भी नहीं है तो उनकी जो थियरी है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी भी कह दी जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स को यूज किया जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके व्यक्ति अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा। तो इनकी जो थियरी है उसका नाम है ट्रायआर्किक थियरी। जेपी गिलफर्ड ने तो SOI मॉडल दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, और ये वही जेपी गिलफर्ड हैं जिन्होंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इंटेलिजेंस की बात की है। कोई कह रहा है एडमिट कार्ड आ गया, डोंट वरी, अगर आ गया होगा तो सारी कहानी आपके सामने कल से ही अलग तरह से चलेगी। हम मैराथन्स वापस लाएंगे और डिस्कशन करेंगे। ये स्टर्नबर्ग की थियरी है। क्या समझे हम? कुछ नहीं समझे अभी, तो देखी ही है बस। तो स्टर्नबर्ग ट्रायआर्किक थियरी, इसको त्रिबुद्धि सिद्धांत कह देते हैं। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। PCA से आपको याद रखना है, इसका जो निमोनिक है PC, P फॉर प्रैक्टिकल, C फॉर क्रिएटिव, A फॉर एनालिटिकल। अगर प्रैक्टिकल की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या? प्रायोगिक, जिसको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। कॉन्टेक्चुअल भी कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट में, या स्ट्रीट स्मार्ट लोग जो होंगे वो इसी में आएंगे। आपके घर में कुछ भी खराब हो जाए, 1 मिनट में कोई ऐसा व्यक्ति घर में होगा जो ठीक कर देता होगा चीजें, यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उसमें है, चाहे वो छोटे मोटे जुगाड़ की मैं बात कर रही हूँ या अगर आप प्लम्बर को भी बुला रहे हैं। ठीक, बेसिकली इसमें आप अडेप्ट जल्दी से करते हैं एनवायरमेंट में, आप चेंज कर सकते हैं एनवायरमेंट को, आप सेलेक्ट कर सकते हैं नए एनवायरमेंट को। तो ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है जो जीवन को के प्रायोगिक पक्ष में यूज में आती है। दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल भी इसको कह देते हैं। इनके दो नाम हैं, दोनों नाम याद रखिएगा, पहले प्रीवियसली पेपर में पूछा जा चुका है, ये बहुत पहले एक बार क्वेश्चन आया था 2013-14 में। इसमें क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया, कुछ नोवेल्टी, कुछ एक्सपीरियंस के बेस पे नया क्रिएट करना। नोवेल्टी मतलब यूनिक, कुछ डिफरेंट। ऑटोमेशन है कि जो आपने सीखा है उसको नई सिचुएशंस में क्रिएट करना, कुछ नया बना देना, है ना, कुछ नया बना देना। अगर हम बात करते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस की तो ये कॉम्पोनेंशियल कहलाती है। इसमें कॉम्पोनेंट्स की बात होती है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को समझते हैं। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसको इसीलिए कहा जा रहा है, या इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लागू होती है, अप्लाई होती है, उसका रीजन यही है कि इसमें कई सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, जिसमें आपका परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट है जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आता है, कॉम्पोनेंशियल है जिसमें आप कॉम्पोनेंट्स को जोड़ करके एक साथ और सीखते हैं कुछ नया। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई की वाली बुद्धि की बात करेंगे तो ये होगी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, तो जिसमें प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं, नई इंफॉर्मेशन को टेक इन करते हैं और जजमेंट बनाते हैं और प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, और फिर आप सीख पाते हैं। तो ये हुई स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी, PCA। इतनी बात क्लियर हुई सभी को, या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पोल आपके सामने है, पूछा है हु इज द फादर ऑफ थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक। हिंदी में इन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के जनक। देख रहे हो ट्रांसलेशन, ये सीटेट वालों का ट्रांसलेशन है, CBSE कर रही है इतना सुंदर ट्रांसलेशन कि हिंदी में नाम भी नहीं पूछा है। एडमिट कार्ड आ गया मैम। राधिका, इसके बारे में जो चर्चा है हम कर लेंगे, और कब से है डेट बताओ एक बार। मैं क्योंकि मैं बिजी थी आज तो मैं नहीं देख पाई हूँ, बिल्कुल मैं जस्ट अभी आई हूँ और खाना खाने की भी फुर्सत मुझे मिली नहीं थी, तो मैं जस्ट खाना खा लिया बहुत जल्दी में, इस चक्कर में आपकी क्लास लेट हो गई है। देखिएगा बहुत बढ़िया।
28 से 29 से 28 29, हाँ वही लास्ट वीक में ही होना है, क्योंकि उससे पहले अब क्या ही हो सकता है, 20 तारीख तो हो ही गई है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, इस पर चर्चा कर लेंगे, डोंट वरी, जो भी डिटेल्स आपके पास हो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं बाद में, अभी पहले पढ़ लो, क्योंकि एडमिट कार्ड आने से नहीं चलेगा ना, पढ़ने से भी चलेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, हु इज द फादर ऑफ थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत के जनक, हमें पता है एक प्यारे से व्यक्ति हैं जिनका नाम गार्डनर है, और इन्होंने कहा कि भैया आईक्यू से मत जज करो, बुद्धि कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई आईक्यू का एक सिंगल स्कोर नहीं है, आप अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो सकते हो, बुद्धि के 8 प्रकार हो सकते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी कहती है, क्योंकि इनके प्रकार 9 और 11 तक भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो गूगल के लिए छोड़ दीजिए उनको, जो आपके ऑथेंटिक प्रकार हैं वो 8 हैं। और इन्होंने एक बुक दी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने बात की थी 1983 में, उस टाइम पे 7 थी, बाद में 8 हो गई। तो गार्डनर हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के प्रवर्तक, अगर हम कहें, 8 प्रकार की बुद्धि है, फटाफट से नजर डालेंगे, क्योंकि इस टाइम पे दिमाग में चीजें होना बहुत जरूरी है, सिर्फ 8 प्रकार नहीं, इसके बारे में भी पता हो। 8 प्रकार दिख रहे हैं आपको, विजुअल स्पेशल, यानी एक आर्किटेक्ट या एक पेंटर या एक मूर्तिकार जिसको शेप और साइज, शेप की स्पेशली समझ हो, ठीक। फिर आता है लिंग्विस्टिक वर्बल, यानी जो आपके गणित पढ़ाने वाले मास्टर जी हैं, उनकी लैंग्वेज पे भी पकड़ है, और बेसिकली गणित नहीं भी तो कोई भी टीचर है अगर, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, यानी भाषा पे पकड़ है, किस पे, भाषा पे पकड़ है, चाहे वो आपका राइटर ही क्यों ना हो, ठीक। पोइट्स में भी ये बुद्धि होगी। इंटरपर्सनल, यानी ये आप देख रहे हैं थेरेपिस्ट के साथ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी लोगों को समझने की क्षमता, इसमें आपके मदर टेरेसा, या फिर अगर हम कहें जो नॉर्मल इवन पॉलिटिशियंस भी, जो भी लोग लोगों को समझने में अच्छे होते हैं, थेरेपिस्ट, जो सोशल वर्कर्स हैं, वो सब आ जाएंगे। इंट्रापर्सनल मतलब सेल्फ, खुद को समझने की, ये देख रहे हैं अकेली बैठी हैं देवी जी और कुछ टाइप कर रही हैं। फिलोसोफर जैसे लोग इसी में आते हैं, स्पिरिचुअल जो समझ रखने वाले लोग हैं वो इसी में आते हैं, सेल्फ को समझने की। लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी लॉजिक और मैथ्स में अच्छे हैं, तो ये गणित वाले मास्टर जी यहाँ आएंगे। लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी साइंस में, मैथ्स में, जितने भी सब्जेक्ट लॉजिक वाले होते हैं वहां पे। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, AR रहमान, और भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे रख सकते हैं जिनको म्यूजिक की समझ है, गाने की या बनाने की, ठीक। क्योंकि जो धुन है, जो कंपोजर है, उसको भी तो म्यूजिक की समझ होनी चाहिए। बॉडी का एस्थेटिक, स्पोर्ट्स पर्सन आ जाएंगे। नेचुरलिस्टिक में आपका गार्डनर, आपके जूलॉजिस्ट, जो लोग भी एनवायरमेंट की समझ रखते हैं। ये एक बेसिक बात हो गई, आगे बढ़ जाए अब इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। इंसाइटफुल थियोरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, अब जनरली ये सीटेट में पूछता नहीं था, ये आपसे पंगे लिए हैं इन्होंने बिना मतलब कि ज्यादा पढ़ा है कि नहीं। इंसाइटफुल थियोरी, इस पे एक बार क्वेश्चन आया जीवन में, वो भी 2011-12 का टाइम था, तब से तो सिलेबस भी चेंज हो गया था उस टाइम के बाद से, तो अगर हम सीटेट की बात करें, बट ठीक है, एक आध नंबर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। 58% लोग ए इधर है, मतलब इन क्वेश्चंस में आप घूम जा रहे हैं, सही बात है या नहीं। ईवीएस नोट्स अब आपको तुरंत से तुरंत मिल जाएंगे, हो सकता है, अच्छा कल यार बाकी सारी चीजें अब मुझे डिले करनी पड़ेंगी, पहले यही काम होंगे, बट कल भी एक काम है, परसों तक ईवीएस मिल जाएगा आपको। मेरा 29 को ही है एग्जाम, सिद्धू कह रहे हैं, ठीक है। जिनका 29 को एग्जाम है वो एक आध मेल छोड़ दीजिएगा, अगर कुछ चर्चा होगी या आपके पास, आपको लगता है कि सेंटर वगैरह कहाँ है, जो भी है देखिएगा। इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल का मतलब है सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत। देख रहे हैं अब ये इनकी हरकतें देखो आप, हिंदी में लिख दिया है व्यावहारिक सिद्धांत और इंग्लिश में लिखा है क्या, सूझ का सिद्धांत। तो आपको इस सिचुएशन में एक बार इंग्लिश में झांक के देख लेना है कि सरकार कहा क्या जा रहा है, क्योंकि व्यावहारिक सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत है नहीं। पहली बात तो बिहेवियरल थियरी नहीं है, कोई नाम है बिहेवियरिज्म में, व्यवहारवाद में थियरीज के नाम है। जैसे थॉर्नडाइक की थियरी का नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर है। कनेक्शनिज्म है, बॉन्ड थियरी बोल देते हैं कई लोग, प्लेजर एंड पेन थियरी बोल देते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी बोल देंगे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, व्यावहारिक सिद्धांत। अगर बिहेवियरिज्म का कोई व्यक्ति पूछा होता या उनकी थियरी किस पे बेस्ड है ये पूछा होता तो समझ में आता। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया अपने आप में। तो थॉर्नडाइक तो इसका जवाब होंगे नहीं, क्योंकि एक तो इंग्लिश फाइनल होता है। जब हिंदी और इंग्लिश में अगर कंफ्यूजन है आपको, तो इंग्लिश में जो सही लिखा होगा, मतलब सही उसको माना जाएगा जो इंग्लिश की साइड लिखा है, ऐसा पेपर कहता है, मैं नहीं, ठीक। तो ये गार्डनर भी नहीं है। ये व्यक्ति है कोहलर। हल और टॉलमैन का जो सिद्धांत है वो न्यू बिहेवियरिस्ट हैं। टॉलमैन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हल ड्राइव रिडक्शन की बात करते हैं। अगर हम बात करें, इन्होंने साइन लर्निंग की बात की है। कोहलर हैं एक व्यक्ति, वोल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग दी है, सूझ का सिद्धांत दिया है। ये वही कोहलर हैं जिन्होंने एक सुल्तान नाम का, मतलब चिंपैंजी तो कई सारे थे, बट जिसका प्रयोग फेमस है वो है सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था। वो सुल्तान नहीं है, रे सुल्तान वाला सुल्तान नहीं है मूवी वाला, दिस इज मतलब इट्स अ चिंपैंजी, ठीक है। अंकिता क्या कह रही है, मैम गुड इवनिंग मैम, सीटेट वालों का मेल मैंने आज ही देखा है, इमेज सही अपलोड नहीं थी,
बट कल का मेल था और लास्ट भी कल थी, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा? पूरे चांसेस हैं अंकिता, ये कमाल करते हैं लोग भी, और आप लोग भी प्लीज इस चीज के प्रति थोड़े से अवेयर रहे हैं। बताओ क्या करे इंसान, उसको सपने थोड़ी आ रहे हैं कि एक दिन पहले या लास्ट डे पे ही मेल आएगा, बट क्या कर सकते हैं, अब यही तो रूल्स हैं, इन्हीं के साथ तो खेल रहे हैं लोग, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। किसको नेहा, किसकी बात कर रहे हो भाई? तो अगर हम बात करें कोहलर की, तो कोहलर ने इनसाइट क्या होता है, अचानक से दिमाग की बत्ती जल गई मेंटोस खा करके, है ना, अचानक से आइडिया आया, जो सडन सॉल्यूशन इज द रूल इन इनसाइट लर्निंग। ठीक, इनको आपको अलग से डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस बेसिक भी पता होगा अब, क्योंकि पेपर का टाइम है तो चल जाएगा। तो ये अगर हम देखें, ये सुल्तान है, इसके सामने एक प्रॉब्लम रखी गई कि केले हैं, यानी कुछ बनानाज हैं जो रूफ से बांध दिए गए हैं और ये डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता। अब ये क्या करेगा, इस डब्बे या जो भी वहां पे पड़ा हुआ होगा उसको रख के देखेगा, फिर भी नहीं पहुंच पाएगा, फिर 3 डब्बे लगाएगा, फिर पहुंच जाएगा, या फिर अचानक से इसको एक सूझ आती है कि वहां पे कुछ स्टिक पड़ी हुई है जिसका प्रयोग करके ये कर सकता है, बैठ जाता है, सोचने लगता है, अचानक से आइडिया आता है। इसी को इनसाइट कह रहे हैं, अचानक से आइडिया का आना। जैसे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आप परेशान हो चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर करके, और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, सॉल्यूशन नहीं आ रहा दिमाग में, आप क्या करते हैं, उठ के चले जाते हैं, चलो खाना बना लेते हैं, चलो गाड़ी चला लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, लेकिन दिमाग में वो चीज चल रही है, अचानक से आइडिया आएगा एक टाइम पे और सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस अचानक से आइडिया आने को ही इंसाइटफुल लर्निंग या सूझ का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें आहा मोमेंट बोलते हैं उसको, कि जब सुल्तान के दिमाग में सॉल्यूशन आया होगा तो उसने कहा होगा अरे वाह मजा आ गया, है ना। तो आहा मोमेंट इसी में आता है, इसी थियरी में, जो इंसाइटफुल लर्निंग है। और ये जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स है ना, क्रिएटिविटी के, कि कैसे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करती है, जिसका मैंने PIIV, इस पे अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी बेस्ड है इंसाइट लर्निंग पे ही, सूझ के सिद्धांत पे ही। क्रिएटिविटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सूझ का सिद्धांत। मेरा एग्जाम 28 को है, प्लीज नोट्स दे दीजिएगा। मेरे फ्रेंड अरुंधति का नाम ले लीजिए, नाम ले लिया राहुल कुमार, और नोट्स, अच्छा आपका 28 को ही एग्जाम है, परसों तक आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। और अब हम थोड़ा मैराथन भी शुरू कर देंगे, डोंट वरी। अगर हम बात करते हैं इनक्यूबेशन की, इनक्यूबेशन एक हफ्ते में बहुत कुछ करने वाले हैं, पूरा ध्यान रख दीजिएगा, जो भी लेट्स लर्न पे क्लास हो रही है बहुत ध्यान से देखनी है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। शुभम तिवारी कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास लाइव कैसे करते हैं भाई, इतने तो हम अभी समझदार नहीं हुए, है ना, हम जो भी काम करते हैं जेन्युइनली करते हैं, ये सब तो नहीं करते हैं। श्रुति कह रही है डर लग रहा है, डर लगना स्वाभाविक बात है, इतना कुछ हमने किया है। पहले तो वो 4 मैराथन देख लीजिए CDP की, जो चल रहा है अब तक और एग्जाम तक चलेगा, वो सब ध्यान से देखिए, पेपर रुकेगा नहीं, डर लगता है सबको, नेचुरल है ना। देखो एक बार अगर हम बात करते हैं तो 4 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, इस बार पेपर में आया हुआ है आपके, ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये 4 स्टेप्स लगते हैं। वो क्या है, P से शुरू करेंगे, PIIV, प्रेपरेशन। आपके सामने कोई समस्या आती है जिसका आपको क्रिएटिवली सॉल्यूशन निकालना है, तो आप प्रेपरेशन करते हैं, जो भी उस चीज के बारे में जानते हैं, जितना भी जानते हैं, जिस भी किताब से पढ़ सकते हैं, जो भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, अपनी एक प्रेपरेशन करते हैं बेसिक, ठीक, उसके बारे में पता करेंगे। दूसरी स्टेज है इनक्यूबेशन की। इनक्यूबेशन इज कि आपके दिमाग में खाना बन रहा है, आपको नहीं पता कि आइडिया कब आएगा या इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेकिन दिमाग में चल रही है, वो कॉग्निटिव लेवल पे दिमाग में प्रोसेस चल रही है, आपको नहीं पता कि सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक। फिर आता है ये आपका इनसाइट आएगा, इसके बाद फिर आप वेरीफाई करेंगे। इसमें ये गड़बड़ दिया हुआ है, इसका जो स्टेप है वो है PIIV, प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट और वेरिफिकेशन। तो इनसाइट है, अचानक से आइडिया आएगा, फिर आप वेरीफाई करेंगे, फिर जज करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे वो आइडिया ठीक है या नहीं है। तो ये भी इसी थियरी पर बेस्ड है, इनसाइट लर्निंग पर ही, और इसके 4 स्टेप याद रखिएगा, पेपर में इस बार पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, हु प्रोपाउंडेड द साइको एनालिटिकल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। कल भी हमने इस पे बात की थी, क्योंकि ये पेपर में पूछा हुआ है, तो इसको आज थोड़ा सा डिटेल में भी जान लेंगे कि जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, या यहाँ पे साइकोसेक्सुअल थियरी भी लिख सकता था, या यहाँ पर साइको डायनेमिक थियरी भी लिख सकता था, 2-3 नाम इसके हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए आप। तो इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स दे चुकी हूँ यार, इंग्लिश पेडागोजी के, तो इंग्लिश के, हिंदी के और किसके, CDP के, ये 3 सब्जेक्ट के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट गूगल ड्राइव से भी जाके, मतलब लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स और EVS, उसके नोट्स आपको इसी हफ्ते दे दिए जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हु प्रोपाउंडेड दी साइको एनालिटिकल थियरी, यानी किसने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। तो 81% लोग, सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं भी बताई। आज कल मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, तो आप लोग क्रिएटिव हो ही गए, तो किसी ने लिखा हुआ था कि जो मन की 3 अवस्थाएं हैं, मन की 3 अवस्थाएं बोले तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस।
तो ये मन की बात करते हैं, यानी माइंड की बात कर रहे हैं, और इसीलिए माइंड क्या हो जाता है, फ्राई हो जाता है। तो भेजा फ्राई से इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड को याद रख लिया। तरह तरह के लोग हैं हमारे यहाँ, है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड बेसिकली मन की 3 अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। उनकी थियोरी का नाम है साइकोसेक्सुअल यानी मनोलैंगिकवाद का सिद्धांत, साइको डायनेमिक भी बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद का, और साइको डायनेमिक, साइकोसेक्सुअल, साइको एनालिटिकल, 3 नाम है इसके। सिंपल बात है। रॉजर्स तो ह्यूमनिस्टिक हैं, इनसे पूछेगा नहीं। मैस्लो की हायरार्की आपने पढ़ी है नीड की। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन तो समझने से पहले मन की 3 अवस्थाएं हैं। आइसबर्ग से इन्होंने मन को कंपेयर किया। सिगमंड फ्रॉइड ने एक एनालॉजी दी कि मन कैसा है। मन के एक तो 3 प्रकार हैं, जिसको प्री कॉन्शियस बोल रहे हैं उसको हम सब कॉन्शियस भी बोलते हैं, अनकॉन्शियस और ज्यादा अंदर है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉन्शियस की, तो सिर्फ 10% ही चेतन है जिसको आप व्यवहार में ला पा रहे हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं कॉन्शियसली बोल पा रही हूँ। प्री कॉन्शियस क्या है, बीच में कहीं है, कोई चीज याद नहीं आ रही, याद कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तो वो सब कॉन्शियस में है। अनकॉन्शियस जिस तक आप एक्सेस कर ही नहीं सकते, या तो हिप्नोटिज्म के द्वारा या मनोविश्लेषणवाद जिसको हम ड्रीम एनालिसिस कहते हैं उसके द्वारा पहुंच पाएंगे। ईगो, सुपर ईगो और इड। इड जो है आपकी वो प्लेजर इंस्टिंक्ट पे काम करती है, जो एक तरह की जानवर प्रवृत्ति भी कह सकते हो कि बस मजा मजा मजा। तो ये इड है जो जन्म से होती है। ईगो होती है 1.5 साल के आसपास डेवलप, सेकंड स्टेज में अभी आएंगे। और सुपर ईगो है 3 साल के बाद डेवलप होगी फैलिक स्टेज में। सुपर ईगो इज कि आप रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं नियम कायदे कानून के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ईगो दोनों को बैलेंस करता है। ठीक, अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में अगेन नहीं पढ़ने, आइडिया होना चाहिए। तो फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं वो 5 स्टेजेस हैं। OAPLG से मैंने आपको याद भी कराई हुई हैं, यानी O अमरपाल, AP, O फॉर ओरल, A फॉर एनल। और यहां पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ये जो ओरल स्टेज है ये है आपकी जन्म से 1 साल या 1.5 साल तक की, है ना। जन्म से 1 साल बोल देते हैं, फिर ये 1.5 से 3 साल जो है आपके, या 1 से 3 भी कह देते हैं कई लोग, क्या है, एनल स्टेज है। फिर ये 3 से 6 वर्ष फैलिक स्टेज है जहां पे सुपर ईगो डेवलप होगी। फिर ये 6 से 12 ये स्कूल एज है, ये इंपॉर्टेंट है। लेटेंसी ये है स्कूल एज, और ये आपके काम की नहीं है क्योंकि सीटेट में या किसी भी एग्जाम में, क्योंकि ये वाले बच्चे तो गायब हो जाते हैं स्कूल के बाद। मतलब ये सीटेट के लिए तो बिल्कुल ही काम की नहीं है, उसके बाद आप फिर भी पढ़ सकते हैं। जो जेनाइटल स्टेज है, मैम सीटेट वालों ने भेजा था कि सिग्नेचर सही अपलोड नहीं हुआ है, सही करके डाल दिया था बट वेरीफाई का कोई मैसेज नहीं आया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए काफिया, नहीं तो ऑफिस पहुंच जाना, कॉल लगाओ उनको। ठीक, अगर हम बात करते हैं, मेल डालो 0 to 2 की एज, जो कि हम 1.5 भी कह रहे हैं, कई जगह पे 1.5 मिलेगी, कई जगह पे 2 मिलेगी। तो 0 to 2 ईयर्स ओरल स्टेज है। बच्चा माउथ सकिंग, माउथ मतलब सकिंग जो उसका फीडिंग है, या अगर हम बात करें वो थंब सकिंग, इन सब चीजों पे फोकस करता है। एनल स्टेज है जब वो जो यूरिनेशन है या ब्लैडर, गॉल ब्लैडर वगैरह की जो एक्टिविटी है, सुसु पॉटी कंट्रोल करके वहां पे लिबिडो होती है। फिर है फैलिक, यहाँ वो जेनाइटल्स को अपने टच करके अच्छा महसूस करेगा, प्लेजर सीख करेगा। लेटेंसी है जहां पे जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल अर्ज है वो दब जाती है। क्यों? क्योंकि वो लेटेंट है, सुषुप्त हो जाएगी, क्योंकि बच्चा स्कूल की एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में वो एनर्जी वहां चैनलाइज करेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं बहुत ऊपर ऊपर से बता रही हूँ क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि अब आप फ्रॉइड भी पढ़ने बैठ जाएं। अगर आपने सर्च करके पहले से पढ़ा हुआ है, मैंने कराई हुई है थ्योरी या पेडागोजी स्पेशल वगैरह में, सीटेट के लिए जनरली हम ये पढ़ते नहीं है। इसकी स्टेजेस से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएगा जैसे अभी पूछा है। लेटेंट पूछ सकता है हद से हद की लेटेंसी स्टेज, तो वो स्कूल एज है 6 से 12 वाली, जिसको फ्रॉइड लेटेंसी कह रहे हैं। एरिक्सन क्या कह रहे हैं? एरिक्सन कहते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, और पियाजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, और वैसे लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है ना। 24 को सीटेट का एग्जाम भी डिक्लेयर हो गया है, टेंशन हो रही है। CGL BSSC का भी एग्जाम है। मुराद कोई बात नहीं, अब आपके सामने जो जो चीजें हैं उनको आप फटाफट से करते जाएंगे, और लाइक शेयर करना आज आप भूल गए वो भी करते जाएंगे। ठीक, मतलब जो एग्जाम पहले उस पिक की तैयारी करो, और साथ में अगर एक आध क्लास सीटेट की अटेंड कर सकते हो तो वो करते रहो, और जब वो एग्जाम हो जाए उसके बाद सीटेट होगा। अभी तो डेट आपकी नहीं आई होगी ना। देखिएगा, The nature of relationship between development and learning is viewed by Vygotsky as having which of the following characteristics। यानी Vygotsky के अनुसार जो विकास और अधिगम है उनके बारे में Vygotsky क्या सोचते हैं। विकास मतलब डेवलपमेंट, जिसमें कुछ हद तक नेचुरल भी चीजें होती है, मैचुरेशन भी शामिल है, ग्रोथ भी शामिल है, और दूसरी चीज है लर्निंग, जो एफर्ट और प्रैक्टिस या ट्रेनिंग से होती है। तो Vygotsky क्या सोचते हैं, लर्निंग से डेवलपमेंट आता है या डेवलपमेंट से लर्निंग आता है? बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। हाँ राइट, एक बार अरीफा आप जाइए वहां पे, बहुत मुश्किल है अब आपके डिटेल्स का चेंज हो पाना, बट एक बार फिर भी जाइए क्योंकि ये ऐसी मिस्टेक है जो आपने खुद की है।
आप मेरे आइडल हो, आपको सुनकर मैं काफ़ी पॉजिटिव रहता हूँ। कुमार सोनू, अच्छा मुझे लगा सानू है, पर मेरी वाइफ अंकिता का नंबर कम आ रहे हैं, प्लीज़ मैम उससे मोटिवेट कर दीजिए। अंकिता जो नोट्स दिए हैं उनको बार बार पढ़ लो इस टाइम पे, क्योंकि टाइम कम है। जो मैराथन सेशन होने वाले हैं उनको अटेंड कर लो, जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं वो साथ साथ करते जाओ। थोड़ा बहुत मोटिवेशन डीमोटिवेशन डर जो है वो स्वाभाविक है, उसको अभी के लिए साइड रख दो। अभी तो बस एक्शन पे फोकस करो, बाद में देखना, बाद में डरना पेपर देख के, क्योंकि अब वैसे भी आप डर के क्या ही होने वाले हो। देखिएगा द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, अब तो ये सोच लो कि बस जितना कर सकता हूँ कर लेता हूँ, अब तो देखेंगे बाद में। डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बारे में कितने लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं? 52% लोग। लर्निंग ऑफन प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। एलडी से याद रखिएगा, वाइगॉस्की कहते हैं, वीएलडी लिख लीजिए। वाइगॉस्की कहते हैं पहले लर्निंग आती है, बच्चा सीखता है, उससे डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये एज को महत्वपूर्ण नहीं मानते। अगर आपको एनवायरमेंट या सोसाइटी और कल्चर ऐसा है जहां आप अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं और वो खाना बनाती हैं मान लीजिए, या पिताजी हैं, तो उनको देख देख के आपने खाना बनाना सीख लिया, अपनी भी एज से पहले भी ऐसा कई बार हो सकता है। तो लर्निंग से डेवलपमेंट आएगा, और लर्निंग प्रोसीड करती है, पहले आती है। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, जबकि पियाजे इसका उल्टा कहेंगे कि डेवलपमेंट से लर्निंग आएगी, कि जब तक बच्चा एज के अकॉर्डिंग डेवलप्ड नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तब तक लर्निंग नहीं हो पाएगी उस स्टेज को लेकर के। लेकिन वाइगॉस्की ऐसा नहीं कहते, ये कह रहे हैं पहले लर्निंग आएगी, एफर्ट तो करिए, फिर डेवलपमेंट भी हो जाएगा उससे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टैटिक तो है ही नहीं, नॉन लीनियर है। ये पियाजे के बारे में डी ऑप्शन जो है वो कहते हैं डेवलपमेंट पहले आएगा, और वाइगॉस्की कहते हैं डेवलपमेंट बाद में आएगा, पहले लर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है द स्टेज 5 ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। स्टेज 5 समझते हैं, कोहलबर्ग की बात हो रही है। स्टेज 5 मॉरलिटी का स्टेज 5 वाला जो लेवल है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जिसको हम कह देते हैं, वहां पर कौन सी एक बात के द्वारा निर्धारित होगी मॉरलिटी? फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है अ फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी की बेनिफिट की बात ना 6th स्टेज में जनरली होती है। अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर के नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। यानी अब आप यहां ये समझ रहे हैं कि सोसाइटी के भी रूल्स हैं, लेकिन मेरे भी कुछ अधिकार हैं, अगर जरूरत पड़े तो उन रूल्स को बदला जा सकता है। ये बात 5th स्टेज पे ही होती है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 50% लोग। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं द नीड टू अपीयर टू बी अ गुड पर्सन, ऐसा भी नहीं है। ये तो 3rd स्टेज हो गई। बात रही मॉरल रूल्स को फॉर्मुलेट करने की जो एथिक्स को बाईपास कर जाएं, तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती ही वो एथिक्स को ऐसे मॉरल रूल्स बनाएगा जो एथिक्स से परे हों। वो ये देखना चाहता है इस टाइम पे सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से एक्सप्लोर करेगा कि कुछ रूल्स बदले भी जा सकते हैं यदि वो समाज के भले में नहीं है तो। ठीक है ना। अगर हम बात करें, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी एज ग्रुप। इससे आसान क्वेश्चन आज के लिए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं कई लोगों को। अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की। S फॉर बोले तो सेंसरी मोटर, जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, 11 से 15 फॉर्मल ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पूछा है 7 से 11, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी जवाब सही दे रहे हैं, 77% लोग ही सही दे रहे हैं। मतलब आज स्पीड ज्यादा है तो आप लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, समय ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ये कहता है सीइंग अ हॉर्स, यानी एक घोड़ा देखा बच्चे ने, एक 3 साल का बच्चा है जिसने घोड़े को देखा। अ 3-year-old चाइल्ड एक्सक्लेम्ड वाओ सच अ बिग डॉग, यानी 3 साल के बच्चे ने कहा एक घोड़े को देख के अरे कितना बड़ा कुत्ता है ना, क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं, घोड़े के भी 4 पैर हैं। और उसने कहा सच अ बिग डॉग एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिस रिस्पॉन्स बाय चाइल्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। किस चीज का उदाहरण है जीन पियाजे के अनुसार? एसिमिलेशन है, मेक बिलीव प्ले है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, या डेफर्ड इमिटेशन है। एक तो हमें ध्यान रखना है कि किस चीज का, कि 3 साल का बच्चा है, तो फिर हम क्या करें, स्टेज तो पूछी नहीं है। मेक बिलीव प्ले ये हो नहीं सकता, क्योंकि मेक बिलीव प्ले में होता है कि आप डॉक्टर खेल रहे हैं, वो 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है जब। ऑब्जेक्ट परमानेंस के ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसी भी बात नहीं हो रही। डेफर्ड इमिटेशन होता है, बच्चे ने मम्मी को मेकअप करते हुए देखा, जन्म से 2 वर्ष में ही होता है ये भी, और किस दिन वो भी मेकअप पोत करके बैठा हुआ है। लेकिन ये एसिमिलेशन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आत्मसातीकरण का उदाहरण है, कि बच्चे के दिमाग में जो स्कीमा था, जो उसने एसिमुलेट किया हुआ था, उसी को उसने देख के बोल दिया कि भाई हॉर्स नहीं है, डॉग है।
लेकिन अगर इसको ठीक करना हो, किसी ने बताया होता कि बेटा ये हॉर्स होता है, तो उसको एकोमोडेट करना पड़ता, नया स्कीमा बनाता या फिर मॉडिफाई करता स्कीमा को। तो ये एसिमिलेशन है, क्योंकि यहां ये बात नहीं हुई है कि इसको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है। जो उसके दिमाग में पहले से एसिमिलेटेड है, मान लीजिए मेरे दिमाग में बॉटल को थ्रॉटल कहते हैं अगर, तो मैंने बॉटल को थ्रॉटल बोल दिया, तो मेरे दिमाग में तो यही एसिमिलेटेड है कि भाई ये तो थ्रॉटल ही होता है। तो अगर हम बात करें, या पेन को मैंने कार बोल दिया, मेरे दिमाग में स्कीमा बना हुआ है, मैंने एसिमुलेट किया हुआ है कि इसको कार बोलते हैं, लेकिन ये क्या हुआ, ये बेकार निकला। छोड़िए, मैं बहुत ही वाहियात एग्जांपल्स ले रही हूँ, मतलब एग्जांपल्स नहीं, शब्दों का प्रयोग। कहाँ सो रही हो तुम आज, तुम्हारा भी पेपर है, तुम भी टेंशन में आ गई हो। देखिएगा, तो एसिमुलेशन यानी आत्मसातीकरण, जो बच्चे के दिमाग में एडिट था वही उसने बोल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। घबराना नहीं है आपने, पेपर की डेट बेशक आ गई है, लेट आज हम बेशक चल रहे हैं, बट डोंट वरी। As per Lev-Vygotsky's theory, which of the following is an effective strategy of scaffolding the teaching learning process? Scaffolding समझते हैं, टेम्परेरी हेल्प, है ना। टेम्परेरी हेल्प मतलब अस्थायी मदद, जहां बच्चा अटके उसको वहां मदद दे दीजिए, तो वो हो जाएगी स्कैफोल्डिंग। ठीक है या नहीं है? जवाब दीजिए फटाफट से। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 26,777 लोग जुड़े हुए हैं, 10,000 लोगों ने लाइक किया है। कहाँ हैं बाकी के 16,700 लोग हैं? टैक्स लगता है क्या? देखिए, सी ऑप्शन 90% लोग कह रहे हैं। समझते हैं। प्रोवाइडिंग रिजिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, सारी प्रॉब्लम को खुद नहीं सॉल्व कर देना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप बता दिया और वो भी रिजिड तरीके से, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसको स्कैफोल्डिंग नहीं कहते। पनिश करना, पनिशमेंट रिवॉर्ड की बात पियाजे वाइगोत्स्की करते नहीं है, कल ही समझा था हमने। गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, ये बात सही है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है हिंट्स दे दिए, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दिया, आधा सॉल्व कर दिया, जहां पे बच्चा अटके जिस स्टेप पे उसको समझा दिया, क्यूज दे दिए, है ना। आर स्टक एट सम पॉइंट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बच्चा जहां अटक रहा हो उसको वहां मदद दे देना, स्कैफोल्डिंग या मचान या टेम्परेरी हेल्प या पाड़ या ढांचा कहलाता है वाइगोत्स्की के अनुसार। नॉन इंटरफेरेंस ऐसा नहीं है कि आप इंटरफियर ही नहीं कर रहे, बच्चा अटका पड़ा है किसी स्टेप पे, आप कर रहे हैं अपने आप करो, वो नहीं है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही दे पाए इसको? 80%। कितने? 99 है। कमाल कर दिए हैं। बाद में दिया होगा मेरे बताने के बाद, तुमने देखा होगा ये लोग चीटिंग कर लेते हैं 1 मिनट में, जैसे ही बता दो फिर ये वही कर देते हैं। लेव वाइगोत्स्कीज आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, वाइगोत्स्की का क्या विचार है भाषा और विचार को लेकर? समझ रहे हैं, वाइगोत्स्की का विचार भाषा और विचार को लेकर के, यानी वाइगोत्स्की लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, लैंग्वेज एंड थॉट की जो लड़ाई है वो वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच है, हालांकि इनकी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, बट विचारों की बात है। तो अगर हम बात करें जो विचारों की लड़ाई है कि भाई पहले लैंग्वेज आता है कि पहले थॉट आता है, ये पूछा है, तो आपको पता है वाइगोत्स्की नहीं, पियाजे के अकॉर्डिंग थॉट पहले आएगा, यानी थॉट जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज से पहले आएगा। तो थॉट लैंग्वेज से पहले टीएल किसके अकॉर्डिंग होता है? पियाजे के अकॉर्डिंग। तो टीपीएल या पीएलटी जो आपका मन करे याद रख लीजिएगा। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की ये नहीं कहते कि पहले लैंग्वेज आती है, उल्टा नहीं कहते हैं वाइगोत्स्की। लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब आप सही समझ रहे हैं 71% लोग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज, नहीं, डेवलपमेंट तो लर्निंग से आ रहा है ना इनके यहाँ, ठीक है ना। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, ऐसा नहीं है, पैरेलल चलते हैं। कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने कहा है लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा क्या है? एक टूल है संज्ञानात्मक विकास के लिए, एक यंत्र का काम करेगी। यानी हम लैंग्वेज से, अभी आप लैंग्वेज के माध्यम से तो सीख पा रहे हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास, यदि आपकी समझ बेहतर हो रही है किसी की बात को सुन करके, कोई किताब पढ़ करके, संस्कृति में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके, तो क्या हुआ? जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज ने टूल की तरह काम किया आपकी समझ को बेहतर करने में। तो बच्चे की समझ बेहतर हो रही है किस टूल के द्वारा? लैंग्वेज के द्वारा, जो वो स्कूल में जाकर के किताबें पढ़ के, टीचर से सुन के, आसपास हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे संज्ञान बेहतर होता है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। बेसिकली वाइगोत्स्की कह रहे हैं सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 टूल्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आसान सा सवाल है, फटाफट से जवाब देंगे। वाइगोत्स्की की थियरी मेनली किस चीज पे फोकस करती है, यानी मुख्यतः किस चीज की व्याख्या वाइगोत्स्की का सिद्धांत करता है? फटाफट से बताएंगे। इंपैक्ट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी को तो इग्नोर कर दिया इन्होंने, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया। इकोलॉजिकल मतलब कोई पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं क्या? ये नहीं। द इंपैक्ट, इकोलॉजिकल थियरी किसकी है? ब्रॉनफेन ब्रनर की है। उन्होंने 5 मॉडल्स बताए, एमएमई, एमसी याद कर लीजिएगा, माइक्रो, मैक्रो, क्रोनो और इसी तरह के और 2 हैं। तो ये मैंने थियरी बताई हुई है, बट पेपर में पूछता नहीं है, बट पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल मॉडल जो है जिसमें पेरेंट टीचर मीटिंग आती है आपकी, वो ब्रॉनफेन ब्रनर ने दी है, सोशलाइजेशन की थियरी है। द इंपैक्ट ऑफ एट्रीब्यूशन पैटर्न ऑन मोटिवेशन, ये फालतू बात है कि अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, अभिप्रेरणा की बात कोई कुछ कर ही नहीं रहे हैं वाइगोत्स्की और पियाजे। द रोल ऑफ कल्चरल टूल्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण। आपको पता ही है
वाइगॉस्की क्या कहते हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन्हीं 3 चीजों पे बेस्ड है इनकी थियरी। ठीक है, तो कल्चरल टूल्स जो हमारे सांस्कृतिक टूल्स हैं, जो संस्कृति में कहानियां चल रही हैं, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वो सब हमारे संज्ञान को बेहतर बनाती हैं एज पर वाइगॉस्की। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी में ओबेइंग रूल टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी आप नियम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पनिशमेंट ना लग जाए। जैसे आज मेरा चालान हो गया और वो तो छोड़ दीजिए, खैर वो येलो लाइट थी उस पर रोक दिया उन्होंने यार दिन में, मुझे आदत नहीं है, दिन में मैं ज़्यादा निकलती नहीं हूँ और उस चक्कर में कॉल बीच में आ रहा था, मुझे पहुंचना था जल्दी में। हंस रही हो तुम बैठ के, हैं हंस रही हो, तो खैर वो प्यार मोहब्बत से सुलझा लिया हमने, लेकिन चलान तो हो ही गया। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो ओबेइंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट, तो अगर हम बात करें पनिशमेंट से बचने के लिए रूल्स का पालन करना, फटाफट से बताइए। तो रेड लाइट जंप करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलान होगा इसलिए दिक्कत है। अगर कोई ऐसा मानता है, हंस रही हो तुम, मैं ये नहीं कह रही हूं कि रेड लाइट जंप कर लेनी चाहिए, मैं ये कह रही हूं कि मान लीजिए आप पर्सनली ऐसा सोचते हैं कि रेड लाइट जंप कर लूं अगर रात हो तो, बट दिन में जो है चालान कटेगा, तो ये क्या हुआ कि आप नियमों का पालन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बड़ी अच्छी बात होती है, आप पनिशमेंट से बचने के लिए नियम का पालन कर रहे हैं। भाई वो व्यक्ति जो रात को भी रेड लाइट पे रुके और कोई ना खड़ा हो आसपास तब भी रुके, तो वो व्यक्ति तो बढ़िया एकदम, वो तो उसकी मॉरलिटी का लेवल ऊपर चला गया, वो तो 4th लेवल पे पहुंच गया लॉ एंड ऑर्डर पे, कि भाई नियमों का पालन ही करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर रेड लाइट जंप करेगा फिर दूसरा भी करेगा, फिर सब ऐसे ही करेंगे एंड ऑल, है ना। तो ये जो कहानी है ये कहती है कि भैया आप हैं बहुत ही प्यारे व्यक्ति जिसको पनिशमेंट से डर लगता है, चलान से डर लगता है, इसलिए आप नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो ये जो है प्री कन्वेंशनल लेवल है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पहली ही स्टेज है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इन बातों में क्या ही रखा है, मुझे वो वही से याद आ गए, छोड़ो खैर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 14, वो तभी येलो हुई होगी, मेरा ध्यान नहीं गया, वो चलते चलते येलो हुई होगी, अब क्या ही करें। देखिएगा, अगर हम बात करें I-10 में वैसे भी जाने देते थे, अब नहीं जाने देते हैं, कहते हैं नहीं बाकी सारी बातें ठीक है, चाय पी के जाओ लेकिन पैसे दे दो। तो एग्जाम सुनते ही सब भूल गई। बहुत बढ़िया, सही है, नहीं एग्जाम पे फोकस करो यार। और गुरमीत क्या कह रही है, मैम बैच में जो पेड मॉक टेस्ट है उनमें 105 110 आ रहे हैं, क्या पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे? उससे ज्यादा ही आएंगे, एक बार लड्डू क्वेश्चन बोल दो, मेरा 6 साल का बेटा देख रहा है आपको। बहुत बढ़िया गुरमीत, नहीं जितने आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उससे ओरिजिनल पेपर में ज्यादा ही आने की संभावना रहती है हमेशा, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन होते हैं और इजी लगते हैं आपको, क्योंकि इतनी बार आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। और क्वेश्चन अभी लड्डू आएगा तो बोलेंगे ये तो बिल्कुल लड्डू नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, अ चाइल्ड इज शोन अ 3D मॉडल ऑफ 3 माउंटेन्स, एक बच्चे को 3 माउंटेन्स 3 पहाड़ों के क्या दिखाए गए? फोटोज दिखाए गए, या 3D मॉडल। 3D मॉडल तो समझ रहे हैं जिसमें तीनों डायमेंशन दिख पा रही हैं। और पूछा गया अनदर पर्सन इज लुकिंग एट द मॉडल फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशन, यानी बच्चा मान लीजिए यहां खड़ा हुआ है पॉइंट ए पर और एक और व्यक्ति है बी जो इधर खड़ा हुआ है। अब इस बच्चे से पूछा है, द चाइल्ड इज आस्क्ड टू डिपिक्ट द अदर पर्सन्स व्यू ऑफ द मॉडल बट इज अनेबल टू डू सो। बच्चे से पूछा कि अच्छा तुम्हें तो यहां से ये वाला एंगल दिख रहा है, उस व्यक्ति को क्या दिख रहा होगा? उस व्यक्ति को क्या दिख रहा होगा, यानी उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से क्या दिख रहा होगा, यानी दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। और समझ नहीं पा रहा बच्चा, बता ही नहीं पा रहा कौन सी, क्या है ये ईगो सेंट्रिज्म है, क्या है ये? अहम केंद्रिता है, इसमें आप फंस गए। 47% लोग ही सिर्फ सही उत्तर दे पा रहे हैं, और गुरमीत कह रही थी इसको लड्डू क्वेश्चन कहते हैं। और यहाँ लोग रो रहे हैं आंसुओं से। और वो फ्री मॉक टेस्ट मिलता है जिन लोगों ने बैचेस लिए हुए हैं, बैच में टेस्ट सीरीज फ्री दी हुई है। बैच में बेसिकली जो सीटेट के भी बैचेस हैं, केवीएस में भी टेस्ट सीरीज भी आपकी फ्री होती है, नोट्स भी फ्री होते हैं, क्लासेस सारे सब्जेक्ट की फ्री होती हैं। तो इसलिए जिन लोगों को लग रहा था बड़ा महंगा बैच है वो 2000 वाला केवीएस में, और सीटेट में तो और सस्ता था आई थिंक, तो वो वैसे नहीं है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है फिर आपको नोट्स अलग से बेचे जाएंगे या टेस्ट सीरीज अलग से। देखिएगा, ईगो सेंट्रिज्म यानी आत्म केंद्रियता, अलग से अभी हम अवेलेबल कराते नहीं है, शायद जब कराएंगे तो बता देंगे। आत्म केंद्रियता कह लीजिए आप इसको, या अहम केंद्रियता कह लीजिए। बच्चा दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा, ठीक है, बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा? दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा, वो दूसरे के एंगल से नहीं देख पाएगा कि सामने वाले व्यक्ति की नजर से क्या दिखेगा, वो ये नहीं समझ पा रहा। अब इस स्थिति में क्या होगा? बच्चा क्या है, अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, 2 से 7 वर्ष में ये समस्या आती है, ठीक है। हाँ, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं कोमल, 28 को ही हैं आपके दोनों पेपर, एक सुबह हो जाएगा एक दोपहर में,
तो ये ईगोसेंट्रिज्म की प्रॉब्लम है। देखो एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि वो सजीव चीज को निर्जीव समझ रहा है या निर्जीव को सजीव समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे के पर्सपेक्टिव को ना समझ पाना क्या कहलाता है बताओ? ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता। बच्चा सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव को देख पाता है, आय वाला कॉन्सेप्ट उसका सेल्फ सेंटर्ड है वो। ठीक। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो ये होता है कि वस्तु स्थायी है कि नहीं है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग तो भैया बाद में जाकर के कहीं आएगी, ठीक है? नहीं, यहां पे प्रॉब्लम क्या है? द चाइल्ड इज इलस्ट्रेटिव ऑफ, ये नहीं पूछा कि किसकी कमी है। कमी होती तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग हम कह सकते थे एक बार को, लेकिन पूछा है कि सही तरीके से नहीं कर पाता, इसका मतलब ये क्या दर्शाता है? तो ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं दर्शाता है, क्योंकि हाइपोथेटिकल थिंकिंग में तो आप बता देंगे इमेजिन करके, हाइपोथेसिस करके, कल्पना करके। यहां तो कल्पना है ही नहीं, परिकल्पना कहां से करेगा बच्चा? समझ पा रहे हैं ना बात को? एडुटेक क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए फंसना नहीं है। इसको डी ऑप्शन में जो लोग कंफ्यूज कर रहे थे मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 5 सवाल और हैं आपके, फिर आप अपने घर जा सकते हैं। I mean, अपने ही घर होंगे आप, हम ऐसा मान रहे हैं। एंड में तैयारी कैसे करें 10 दिन, इस पे कल वीडियो बना दूंगी। मैंने आपको कहा था 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आएगा, 8 दिन पहले, और मैं अगले 7 दिन की क्या तैयारी होनी चाहिए उस पर चर्चा कल कर दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगों ने किया है 1-1 हफ्ते में भी क्लियर, इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना? चलिए, बहुत ही बढ़िया। और ये करियरवेल ऐप से ही कोई भी कोर्स आपको लेना है, या जो भी चीज अगर आप पेड ले रहे हैं, अदरवाइज किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी जगह पे जो लेट्स लर्न के नाम से कुछ बेच रहा हो, प्लीज उससे बचिएगा। ना कोई ऐप है लेट्स लर्न का अभी तक अपना, ना कोई वेबसाइट है। बी ऑप्शन कहना है 73% लोग। जीन पियाजे प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डैश दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है या नहीं होती है? बिल्कुल भिन्न होती है। लेकिन कैसे भिन्न होती है? नॉट डिफरेंट, ऐसा नहीं है मतलब बच्चा भी सेम सोच रहा है और आप भी सेम सोच रहे हैं, वाह वाह क्या बात क्या बात। क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, यानी गुणात्मक रूप से भिन्न है, या क्वांटिटेटिवली? तो क्वांटिटेटिवली तो सेम होती है, अमाउंट सेम है, बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं। वो खाने के बारे में सोच रहा होगा, आप अपने ब्रेकअप के बारे में सोच रहे होंगे, प्रकार अलग हो जाएगा। काइंड इज डिफरेंट, क्वालिटी अलग है थॉट की। आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच सकते हैं कई बार, या डिफरेंट तरीके से अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार। तो काइंड में अंतर होता है, क्वांटिटी में नहीं, मात्रा में नहीं, अमाउंट में नहीं। प्रकार या क्वालिटी अलग होती है थॉट की। एक 2 साल का बच्चा और एक 16 साल का या 26 साल के व्यक्ति की थॉट तो बच्चे को भी